नमस्कार, मैं आलोक राय। आज हम लोग करंट अफेयर्स में एमएसपी की बात करेंगे। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आप सभी जानते हैं कि सरकार खरीफ और रबी फसलों की बुआई के पहले इन फसलों से संबंधित एमएसपी की घोषणा करती है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि कृषक के मन में फसल के मूल्य को लेकर जो असमंजस है वह दूर हो जाती है। इस एमएसपी के माध्यम से सरकार एक तरह से गारंटी देती है कि आपकी फसल को कोई भी अगर इतने मूल्य पर नहीं खरीदेगा तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। अगर बाज़ार मूल्य उसका अधिक है, बाज़ार में उसका अधिक मूल्य है तो आप बेचिए, लेकिन बाज़ार में उसका मूल्य कम हो जाता है तो हम जो एमएसपी बता रहे हैं इतने पे उसे अवश्य खरीदेंगे। ठीक, तो किसान के मन में मूल्य को लेकर जो असमंजस है वो दूर हो जाती है और वह बुआई बढ़ाने को प्रोत्साहित होता है और उत्पादन बढ़ाने को भी प्रोत्साहित होता है। ठीक, तो हम लोग एमएसपी की बात करें। दरअसल यह जो एमएसपी है इसकी घोषणा अभी रबी फसल के लिए एमएसपी की घोषणा की गई है, क्योंकि गेहूं की बुआई हो रही है, तो अक्टूबर माह में ही इसकी घोषणा कर दी गई है। दरअसल जब भारत आज़ाद हुआ था उसके पहले हमने देखा था विश्व युद्ध चल रहा था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 1947 में भारत आज़ाद हुआ। तो विश्व युद्ध वाले जो नियंत्रण थे खाद्यान्नों के व्यापार पे वो बने रहे, लेकिन 1947 में खाद्यान्न नीति समिति का गठन हुआ और उस समिति ने कहा कि इस नियंत्रणों में ढील दी जाए। तो इस नियंत्रणों में ढील दी गई, लेकिन 1948 में ही खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया तो पुनः ये नियंत्रण स्थापित करने पड़े। फिर 1957 में खाद्यान्न जांच समिति का गठन हुआ। खाद्यान्न जांच समिति ने यह कहा कि जो खाद्यान्नों का थोक व्यापार है उस पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाए। एनडीसी भी, राष्ट्रीय विकास परिषद भी इससे सहमत थी, तो सामाजिक नियंत्रण स्थापित हुआ। लेकिन इसमें समस्या ये हुई कि जो बड़े व्यापारी थे उन्होंने अपना लाभ कमाया। तब सरकार स्वयं अब एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्नों का व्यापार का जिम्मा संभाली। दरअसल उस समय गेहूं और धान को ही एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार की छूट थी। इस तरह से व्यापार होता रहा। फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले लाभकारी मूल्य की बात की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले लाभकारी मूल्य की बात की गई। इस योजना में कहा गया कि किसान को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उसे एक लाभकारी मूल्य दिया जाए, क्योंकि उसे खेती करने में, फसल उत्पादित करने में लाभ अगर उसे लगेगा कि हाँ लाभ हो रहा है या उसे लाभ की गारंटी दी जाए तब वह उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होगा या कृषि में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित होगा, मशीनों पर निवेश करेगा, अच्छे बीजों और खादों पर निवेश करेगा। तो इस तरह से लाभकारी मूल्य की यहाँ बात की गई। और 1964 में एक खाद्यान्न मूल्य समिति का गठन किया गया, जिसे झार समिति कहा जाता है। इसने ये बताया कि मूल्य निर्धारित करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। फिर 1965 में सीएपी का गठन हुआ, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल प्राइस का गठन हुआ। फिर इसी का नाम 1985 में बदलकर सीएससीपी कर दिया गया, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस का गठन किया। सीएपी का नाम बदल के ये कर दिया गया, यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक, यह जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है और यह जो है एक सलाहकारी संगठन है। क्या है? सलाहकारी संगठन है।
यह सभी राज्यों विभिन्न मंत्रालयों से विचार विमर्श करने के बाद एमएसपी की सिफारिश केंद्र सरकार को करता है। केंद्र सरकार की जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी है, जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री हैं, उस कमेटी को अपनी सिफारिश करता है और वही कमेटी एमएसपी के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेती है। ठीक, अब ये किन किन चीज़ों को एमएसपी घोषित करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखकर एमएसपी की घोषणा की जाएगी। सबसे पहले तो लागत, किसान की लागत कितनी लगी है। तो लागत संबंधी इन आंकड़ों को ये इकट्ठे नहीं करता है, दरअसल कृषि मंत्रालय से ही ये लागत संबंधी आंकड़ों को लेता है और फिर एमएसपी की सिफारिश करता है। तो सबसे पहले लागत, किसान की लागत कितनी लगी है, क्योंकि एमएसपी लागत से अधिक होनी चाहिए। फिर मांग एवं आपूर्ति, मांग व आपूर्ति का ध्यान रखा जाता है। फिर अंतर फसली क्षमता का ध्यान रखा जाता है, अंतर फसली क्षमता। फिर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार का ध्यान रखा जाता है कि खदानों का अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ार है उसमें क्या मूल्य है, किस तरह की डिमांड है, किस तरह की मूल्य है। फिर उपभोक्ताओं का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाए। ठीक, तो किसानों का भी कल्याण देखना है, उपभोक्ताओं का भी कल्याण देखना है, मार्केट भी देखना है, अंतर फसली क्षमता भी देखना है। ऐसा भी नहीं हो कि अगर मान लीजिए कोई एक फसल है, उसके विकल्प में दूसरी फसल प्रयोग की जाती है, तो विकल्प वाली फसल का ज़्यादा मूल्य हो, ज़्यादा एमएसपी घोषित कर दी जाए, तो उस फसल को लोग ज़्यादा उपजाने लगेंगे। तो जो खाद्य पैटर्न है ये प्रभावित होगा। तो खाद्यान्न पैटर्न का भी ध्यान रखना होता है। ठीक, खाद्यान्न पैटर्न का भी ध्यान रखना होता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर एमएसपी तय की जाती है। ठीक, 2004 में स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया है। एक कृषि आयोग 2004 में एम एस स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, उनकी अध्यक्षता में एक कृषि आयोग बना और उसने 2006 में अपनी रिपोर्ट दी। तो उसने कृषि पर एक विस्तृत रिपोर्ट दी, किस तरीके कृषि संबंधी सभी पक्षों संबंधी सिफारिशें उसमें की गई। तो एमएसपी संबंधी भी उसमें सिफारिश थी। तो उसमें कहा गया कि जो एमएसपी जो लागत हम निकालते हैं, तो लागत के जो फार्मूले होते हैं वो 3 फार्मूले हैं। एक तो A2 आधार पर लागत निकाली जाती है। तो A2 आधार पर जो लागत है, यानी किसान ने जो खर्च किया है उत्पादन में, जैसे बीज पर उसका खर्च है, खाद पर खर्च हुआ है, सिंचाई पर खर्च हुआ, श्रम पर खर्च हुआ, ईंधन पर खर्च हुआ। पट्टे पर अगर भूमि लिया है तो उसका किराया दे रहा है, पट्टे की भूमि का किराया दे रहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें काउंट की जाती है, लेकिन किसान की अपनी पारिश्रमिक इसमें काउंट नहीं की जाती है, या उसके घर के लोग जो पारिवारिक सदस्य हैं वो अगर खेत में काम कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं, तो उसका पारिश्रमिक इसमें शामिल नहीं है। यानी जो भी नगद भुगतान उसके द्वारा किया जा रहा है वही सिर्फ इसमें शामिल है। ठीक, दूसरा फार्मूला है A2 + FL। FL का मतलब है फैमिलियर लेबर, जो पारिवारिक श्रम है उसको इसमें काउंट किया जाता है। तो A2 वाली सारी चीज़ें इसमें रहती हैं, साथ में जो पारिवारिक श्रम है, पारिवारिक श्रम का अधिरोपित मूल्य भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। ठीक, तो ये वाली कीमत इससे ज़्यादा होगी, ये लागत। फिर C2 लागत होती है। C2 यानी कंप्रेहेंसिव कॉस्ट, जो बहुत ही व्यापक लागत है। उसमें क्या किया जाता है, A2 और FL वाली सारी चीज़ें इसमें हैं, साथ में जो किसान की जो अपनी निजी भूमि है उस भूमि का किराया, वो फर्जी में तो भूमि पर खेती हो नहीं रही है, अपने नहीं कर रहा है, दूसरे को देता है। ठीक, तो उस भूमि जो निजी स्वामित्व वाली जो उसकी भूमि है, उस भूमि का किराया, तो निजी स्वामित्व वाली भूमि का किराया, ठीक, प्लस
जो पूंजीगत मशीनरी या अन्य सामान जो लगा रहा है, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर का प्रयोग कर रहा है, एक ट्रैक्टर खरीदा है और ट्रैक्टर की आयु मान लीजिए 10 वर्ष है, 10 लाख में ट्रैक्टर खरीदा और सारों साजो सामान खरीदा, 10 साल उसकी आयु है, तो प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया तो उसका व्यय हो रहा है ना, तो उसको भी काउंट करेंगे। तो जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, वस्तुओं का ब्याज इसमें काउंट करेंगे, तो ये एक व्यापक फार्मूला मिलेगा। तो स्वामीनाथन ने कहा कि इसका 150% MSP होनी चाहिए, ठीक। यानी लागत, जितनी उसकी लागत C2 आ रही है उससे 50% अधिक, उसका 50% अधिक हम उसे दें। सरकार अभी क्या करती है, A2FL का लगभग 150% MSP देती है। सरकार A2FL का लगभग 150% देने का प्रयास करती है, जबकि स्वामीनाथन आयोग ने कहा था कि C2 का 150% दिया जाए, ठीक। अब हम लोग ये देखें कि इस वर्ष जो रबी फसलों की MSP घोषित की गई है, सबसे पहले तो ये देखें MSP में कौन कौन फसलें हैं। तो MSP में 23 फसलें शामिल हैं। 23 क्या 22, एक गन्ना जो है वो अलग से काउंट होता है। तो इसमें जो है 14 खरीफ फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं, ठीक। 3 व्यावसायिक फसलें हैं, व्यावसायिक फसलें, व्यावसायिक फसलें, ठीक। अब इसमें जूट है, गन्ना है, कपास है, नारियल है, ठीक। तो इसमें जूट, कपास, ये गन्ना को हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि गन्ना जो है इसका उचित एवं लाभकारी मूल्य घोषित किया जाता है। उचित एवं लाभकारी मूल्य इसका घोषित किया जाता है। MSP इसकी नहीं घोषित की जाती, अलग से उचित एवं लाभकारी मूल्य इसका घोषित किया जाता है। अब इसमें जो फसलें हैं उसमें अनाज कौन कौन है। तो अनाज में गेहूँ है, जौ है, धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है। तो ये 7 अनाज इसमें शामिल हैं, ठीक। दालें कौन कौन सी हैं। तो दाल में आपका अरहर है, जिसे तूर भी कहा जाता है, चना है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, ठीक। तिलहन, यानी ये 5 दालें हैं इसमें। तिलहन जो है इसमें आपका सरसों है, रेपसीड सरसों है, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, नाइजर सीड। तो इतने जो है आपके 7 तिलहन है। अब शेष जो है वो आपका कपास है, नारियल है, जूट है। सूखा कपास का भी प्रयोग किया जाता है और सरसों के भी अन्य जो नाम है उसका मूल्य भी अलग से नहीं निर्धारित किया जाता है। इसी से राई जैसे है तो उसका मूल्य भी सरसों से ही निर्धारित किया जाता है। जो सूखा नारियल है उसका मूल्य भी इसी नारियल से निर्धारित किया जाता है, ठीक। अब हम लोग इसमें देखें कि कितने खरीफ फसलें हैं, कितने रबी फसलें हैं। तो रबी फसल जो है गेहूँ है, सरसों है, चना है, मसूर है और आपका गेहूँ, चना, जौ, सरसों, चना, मसूर
और कुसुम, ये 6 जो है रबी की फसलें हैं। तो अक्टूबर माह में अभी फ़िलहाल अक्टूबर माह में इन 6 फसलों की एमएसपी जारी की गई है। तो इनकी एमएसपी देख ली जाए क्या है। तो जो रबी फसल है 2024-25 विपणन वर्ष संबंधी जो एमएसपी जारी की गई है उसको देखा जाए तो 2024-25 में एक तो 2023-24 विपणन वर्ष जो चल रहा है 2024-25 विपणन वर्ष की जारी की गई है। गेहूं जैसे है, गेहूं का 2125 अभी फ़िलहाल है और इसको कहा गया 2275 एमएसपी इसकी घोषित की गई है। वैसे ही जौ 1735 है, 1850 घोषित किया गया है। चना जो है वो 5335 है और इसको कहा गया है कि 5440 किया जाए। तो 5335 को 5440 करने की बात की गई है। इसी तरह चना के बाद जो मसूर है, मसूर की जो एमएसपी है वो 6000 थे, अब इसको 6425 किया गया है। सरसों की जो एमएसपी है वो आपका 5450 है और इसको 5650। कुसुम 5650 है, इसको कहा गया कि 58 से इसको कर दिया जाए। ठीक, तो ये एमएसपी है। अब देखा जाए अंतर कितना है। अंतर अगर देखा जाए इसमें तो अंतर इसमें कितना अंतर दिख रहा है, 150 रुपये का अंतर इसमें दिख रहा है। इसमें अंतर कितना का दिख रहा है, 115 रुपये का अंतर इसमें दिख रहा है। इसमें कितना अंतर दिख रहा है, 115 रुपये का अंतर इसमें भी दिख रहा है। ठीक, तो 115 रुपये का 115 करें 105 का ही 35-40 या 105 का अंतर इसमें दिख रहा है। इसमें अंतर कितना दिख रहा है, 425 दिख रहा है। इसमें अंतर कितना दिख रहा है, 200 दिख रहा है। इसमें अंतर आपका 150 दिख रहा है। ठीक, तो ये सभी अंतर है। सबसे ज़्यादा अंतर किस में है, 425 यानी मसूर की एमएसपी में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। मसूर की एमएसपी में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। अब लागत से अब अंदाज़ा लगेगा कि कितनी वृद्धि, कितने प्रतिशत दिया जा रहा है। तो लागत गेहूं का 1128 रुपया है, इसका 1198 रुपया है, इसका 3400 रुपया लागत माना गया है। ठीक, तो 1128 इसकी लागत, 1158 इसका लागत, 3400 रुपया इसका लागत, 3405 इसका लागत और 2855 इसका लागत माना गया है, 3807 इसका लागत माना गया है। तो जो लागत निकाली गई है इनकी 1128 रुपये गेहूँ की लागत। एमएसपी घोषित कितने की गई, एमएसपी घोषित की गई 2275 रुपया। तो इसका कितना प्रतिशत है, यह इसका 1128 का कितना प्रतिशत होगा, तो 1128 का 202% होगा। यानी लाभ जो है वो कितना दिख रहा है, 102% गेहूं का लाभ दिख रहा है, क्योंकि इतनी तो लागत ही है और एमएसपी इतनी घोषित है। तो ये लाभ इस पर गेहूं पर हमें दिख रहा है 102%। वैसे ही इन पर जो लाभ है 60% इन पर लाभ दिख रहा है, 60% इन पर लाभ दिख रहा है। इन पर लाभ जो है वो आपका 89% और इन पर 98% और इस पर जो लाभ है वो आपका 52%। सबसे कम लाभ कुसुम पे दिख रहा है। तो ये जो एमएसपी घोषित की गई है, इस पर सीधा सीधा जो सवाल पूछे जाते हैं वो यही कि गेहूं की एमएसपी कितनी है इस समय, तो 2275, 1125 थी
2275 हो गई है। अब ये अगर पूछा जाए कि कितना प्रतिशत लाभ मिल रहा है, तब वो लाभ मिल रहा है 102%। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किसकी एमएसपी में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो वो इसमें हुई है 425 रुपया, अंक के रूप में, प्रतिशत के रूप में नहीं, अंक के रूप में सबसे ज़्यादा वृद्धि मसूर में हुई है। ठीक, तो ये हम लोगों की एमएसपी देखा हमने आज। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे, यहाँ से कोई प्रश्न आएगा तो उसे गलत नहीं करेंगे। ठीक, धन्यवाद।